तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन। ये जो मैंने आपको बताया ये नोट करने अपने पास, हाईलाइट करने क्या पढ़ लिया और क्या बाकी रह गया। डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर के बाद पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसका उसके साथ लिंक है। क्या लिंक है अभी समझ आ जाती है, क्योंकि डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन का जो टॉपिक है इसमें भी जनरल एंट्रीज हैं। ये जो मैंने सुहेल अफजल की बुक से आपको नोट्स कॉपी करवा कर दिए हैं, ये कॉलेज के पास जो रहमान फ़ोटो स्टेट है या कॉलेज के बिल्कुल साथ वो जो अहमद फ़ोटो स्टेट है, जिसको पप्पू फ़ोटो स्टेट वाला कहते हैं आप, उसके पास ये नोट्स अवेलेबल हैं इस चैप्टर के, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल वाले चैप्टर के और ये डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज के, या आप वहाँ से फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज प्रोडक्शन के बेटा टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक के टोटल 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हों, उसमें प्रोडक्शन डिफेक्टिव हो जाए तो उसकी जनरल एंट्रीज पास करें। अगर स्पॉइल्ड प्रोडक्शन हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसकी जनरल एंट्रीज पास करें। तो जब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल का चैप्टर पढ़ा हो ना, तो उसके बाद जनरल एंट्रीज करना हो तो ये बड़ा आसान हो जाता है फिर, क्योंकि जनरल एंट्रीज ही सिर्फ रिक्वायरमेंट है। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल एंट्रीज करें। तो जनरल एंट्रीज अभी हम सीख कर आए, तो हमारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आज समझाना आपको ये है कि डिफेक्टिव और स्पॉइलेज में क्या डिफरेंस है और किस चीज़ के ऊपर ये टॉपिक है, किस चीज़ के ऊपर ये 6 क्वेश्चंस हैं। बेटा डिफेक्टिव का मतलब भी खराबी है और स्पॉइलेज का मतलब भी खराबी है। डिफेक्टिव का मतलब भी खराबी है और स्पॉइलेज का मतलब भी खराबी है कि आप जब प्रोडक्शन करते हैं ना, तो फिनिश गुड्स की बजाय, फिनिश गुड्स का मतलब है जो गुड यूनिट्स होते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जो बगैर किसी खराबी के, बगैर किसी डिफेक्ट के होते हैं, उन्हें कहा जाता है ये फिनिश्ड गुड्स हैं। फिनिश गुड्स के अलावा भी प्रोडक्शन जब होती है ना, प्रोडक्शन, तो ये रूटीन है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो और कुछ यूनिट डिफेक्टिव ना हो और स्पॉइल्ड ना हो। चाहे जितना मर्जी ऑटोमेटिक सिस्टम यूज़ कर लें, जितनी मर्जी लेटेस्ट मशीनरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, डिफेक्ट हो जाना चीज़ों में तैयारी के वक्त, कुछ चीज़ों में, और स्पॉइलेज हो जाना, ये रूटीन है। आपने प्रोडक्शन की तो फिनिश यूनिट्स के अलावा कुछ यूनिट्स डिफेक्टिव हो गए, कुछ यूनिट्स स्पॉइल्ड हो गए, कुछ यूनिट ख़राब हो गए, उनमें खामी पैदा हो गई। बेटा इन डिफेक्टिव और स्पॉइल्ड में फ़र्क क्या है। डिफेक्टिव कहते हैं ऐसी खराबी विच इज़ रिपेयरेबल, काबिले तसी, जिसको आप सही कर सकते हैं, बाय डूइंग रीवर्क। रिपेयरेबल, रिपेयरेबल बाय रीवर्क क्या मतलब है, जिसको आप रिपेयर कर सकते हैं दोबारा उस पर कुछ वर्क करके। रीवर्क का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुने बेटा ध्यान से। एक चीज़ हमने बनाई है ना हमजा, ये ख़राब हो गई, डिफेक्ट है, इसको सही करने के लिए इस पर रीवर्क करना पड़ेगा। रीवर्क का मतलब है यहाँ इस पर कुछ मटेरियल लगना पड़ेगा, यहाँ इस पर कुछ लेबर लगानी पड़ेगी। मतलब यहाँ लेबर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, यहाँ कुछ मटेरियल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, यहाँ इस पर कुछ FOH के खर्चे करेंगे तो ठीक हो जाएगा। रीवर्क का मतलब होता है इस पर कुछ डायरेक्ट लेबर लगाएं, कुछ डायरेक्ट मटेरियल लगाएं, कुछ इस पर डायरेक्ट लेबर लगाएं, कुछ फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंस करें, तीनों करें, तीनों में से कोई एक करें, जो खराबी है वो दूर करने के लिए इस पर रीवर्क करें, तो ये ठीक हो जाएगी। फिर ऐसी ठीक होगी कि इसके और बाकी गुड यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ऐसी ठीक होगी कि इसमें और बाकी यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं, ये गुड यूनिट्स के साथ मिल जाएगी, उसी रेट पे बिकेगी मार्केट में। कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये डिफेक्टिव थी, इसको सही किया आप। ऐसी खराबी को डिफेक्टिव कहते हैं। ऐसी खराबी को क्या कहते हैं,
डिफेक्टिव। जो सही हो जाए तो बाकियों के साथ मिल जाए, जब उसमें गुड यूनिट्स और उस यूनिट्स में कोई फ़र्क ना रहे, ये बी कैटेगरी का माल ना हो, ये बिल्कुल गुड यूनिट्स के साथ ही मिल जाए, तो कहते हैं जी ये डिफेक्टिव है। जबकि स्पॉइलेज का मतलब है जो इररिपेयरेबल होता है, क्या, विच इज़ इररिपेयरेबल, जिसको सही नहीं किया जा सकता। ये सेकंड ग्रेड, बी ग्रेड, कट पीसेस, कट साइजेस, रेप्लिका, ये इस कैटेगरी में आ जाती है, जो गुड यूनिट्स की कैटेगरी नहीं है। माइनर फॉल्ट, कंपनियां बाकायदा आप देखें ऑनलाइन भी बाकायदा ऐसी वेबसाइट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट पर उनका मेन्यू ओपन करेंगे ना तो लिखा होता है जी रेगुलर प्रोडक्ट्स का ये रेट है, माइनर फॉल्ट वाली प्रोडक्ट का ये रेट है, ELOI, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर। ये ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करते हैं, उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे लिखा होता है कि ये रेगुलर प्रोडक्ट्स का रेट है, ये माइनर फॉल्ट वाली प्रोडक्ट का रेट है। ये वो माइनर फॉल्ट जिसको करेक्ट नहीं किया जाता उन्हें वो सस्ते दामों बेच देते हैं। फैक्ट्री लेफ़्ट ओवर जो बचा कुचा होता है, जो स्टॉक कट पीसीज में, कट साइजेस में रह जाता है, जिसमें कुछ फॉल्ट रह जाता है। अक्सर ये फेयर प्राइसेस शॉप्स होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, वहाँ पर ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन उनमें माइनर फॉल्ट होता है, जिनको उन्होंने सेल करा होता है कम कीमत पर। बहरहाल स्पॉइलेज में क्या होता है जी, देखें दोनों कामों में नुकसान होता है, चाहे आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आए, चाहे प्रोडक्शन में आपकी प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल आए फिर भी नुकसान है, प्रोडक्शन में आपकी प्रोडक्ट स्पॉइल्ड निकल आए फिर भी नुकसान है। कैसे नुकसान है भाई, डिफेक्टिव होगा तो रीवर्क करना पड़ेगा। मेरी बात जरा सुन रहे हैं बेटा, डिफेक्टिव होगा तो रीवर्क का नुकसान होगा, कॉस्ट ऑफ रीवर्क, इजाफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, चीज़ों को गुड यूनिट्स में बदलने के लिए इजाफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रीवर्क करना पड़ेगा। किसको समझ आ रही मेरी बात? स्पॉइलेज में भी नुकसान होगा, स्पॉइलेज में भी बेटा नुकसान होगा, जब गुड स्पॉइल हो जाएंगे ना फिर भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। उसकी तो समझ आ गई कि चीज़ें डिफेक्टिव हुई ना तो उन पर मजीद मटेरियल लगाया, मजीद लेबर लगाई, मजीद FOH लगाई, अच्छा इतने रुपए का इजाफी खर्चा हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ, ये नुकसान हो गया, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, एक चीज आपने तैयार की है, वो ए क्लास प्रोडक्ट नहीं है, वो फिनिश गुड्स नहीं है, उनमें कुछ फॉल्ट रह गया है, कोई खराबी रह गई है, तो यू हैव टू रीवर्क, सॉरी यू हैव टू सोल्ड इट एट इज, आपने उसको एज इट इज बेचना है, सस्ते दामों बेच देना है। क्या करना है? अब आपने करना क्या है, उनकी एक्चुअल प्राइस निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट में से स्पॉइल्ड गुड्स, मिसाल के तौर पर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, आपने वो चीज तैयार की थी ₹1000 में, वो कॉस्ट थी 1000 रुपया, लागत आई उस चीज़ों को रेडी करने में, तैयार करने में, लेकिन आपने उन्हें सस्ते दामों 300 रुपये का मार्केट में बेच दिया, कम कीमत पर बेच दिया। कितना नुकसान हुआ? 700 का लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज।
दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। यहां पर आपने जी रीवर्क किया जी, आपने 100 का मटेरियल इजाफी लगाया, आपने 200 की लेबर इजाफी लगाई, आपने 50 रुपीज़ की FOH इजाफी लगाई, 350 इजाफी लग गए, तो कॉस्ट ऑफ रीवर्क कितना हो गया 350। 350 एक्स्ट्रा लगाया, 350 आपने एक्स्ट्रा लगाया, एक्स्ट्रा लगा के चीज़ों को रीवर्क करके ठीक कर लिया, इसमें नुकसान हुआ 350 का। इसमें नुकसान किसका हुआ? जबकि अगर चीज़ें स्पॉइल हो जाएं, ख़राब हो जाएं, तो वो चीज़ें तैयार हुई थी मिसाल के तौर पर 1000 रुपये की, उनको जिस रेट में बेचा जाए वो तो रिकवरी हो गई ना। 1000 में एक चीज़ तैयार हुई थी, उसको बेच दिया 300 में, 300 रुपये तो रिकवर हो गया, नुकसान कितना बचा? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। तो ये एंट्रीज करने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ रीवर्क निकालना आना चाहिए और कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज कर निकालना आना चाहिए। ये इस टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो भाई कि ये जो नुकसान हुआ है ना कितना हुआ है। मैंने बताया रीवर्क में तो बड़ा आसान होगा, उसने खुद बताया होगा भाई इतना पैसा, इतना मटेरियल इजाफी लग गया, इतनी लेबर इजाफी लग गई, इतनी फैक्ट्री ओवरहेड इजाफी लग गई, अब चीज़ें तैयार हो गई, अब चीज़ें तैयार हो गई। लेकिन स्पॉइलेज में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कितना नुकसान हुआ। पहले ही देखना पड़ेगा अब तक चीज़ें जो तैयार हुई हैं उन पर कितना पैसा लगा है, उनमें से कितनी स्पॉइल हो गई हैं उन पर कितना पैसा लगा है, वो आ जाएगा 1000। फिर जी अच्छा वो जो स्पॉइल गुड्स पर 1000 रुपये लगा हुआ है उनको सिर्फ 300 रुपये में बेचा गया है, जिस रेट पे बेचा जाए उसको कहते हैं स्पॉइल्ड गुड्स, 300 में बिक गई हैं, बाकी 700 रुपया क्या है कॉस्ट ऑफ स्पॉइल। अब ये जो 6 के 6 क्वेश्चन है ना, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होनी है? उसमें कहा जाएगा जी कॉस्ट ऑफ रीवर्क या कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, कॉस्ट ऑफ रीवर्क या कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज। इनको दो तरह से चार्ज करना है। वो कहेगा रिक्वायरमेंट में लिखा होगा हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कि जो नुकसान हुआ है ना, कौन सा नुकसान हुआ है? कॉस्ट ऑफ रीवर्क का नुकसान हुआ है, फिर कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज का नुकसान हुआ है। एक में कहेगा जी आपने हर क्वेश्चन में कहेगा चार्ज टू ऑर्डर, चार्ज टू ऑर्डर या वर्क इन प्रोसेस, या लिखा होगा करंट प्रोडक्शन। चार्ज टू, जितना नुकसान हुआ है ना उसे करंट प्रोडक्शन जो कर रहे थे ना हम, जो यूनिट्स बना रहे थे, जो ऑर्डर फुलफिल कर रहे थे, उसको चार्ज करें। यहाँ लिखा होगा चार्ज टू जॉब, चार्ज टू जॉब, जॉब मतलब जो ऑर्डर आपको मिला हुआ है और आप उस ऑर्डर को अकम्प्लिश करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको चार्ज कर दें। इससे होगा क्या, मेरी बात ज़रा सुननी ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर हमारे पास आता है जी मई के महीने में, कहता है जी मुझे 500 यूनिट्स बना कर दें। आप उसे 500 यूनिट्स बना कर देते हैं, उसमें से ना 5 यूनिट डिफेक्टिव हो जाते हैं। मेरी बात समझें? तो आप उसे कहते हैं जी 500 यूनिट बनाने में मेरा इतना पैसा लगा। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी 500 यूनिट्स मैंने बनाए, 500 यूनिट का ऑर्डर वो देकर गया था आपको, आपने वो 500 यूनिट्स तैयार किए। 500 यूनिट जब तैयार किए ना तो 495 तो बिल्कुल ठीक थे, 5 डिफेक्टिव थे। इन डिफेक्टिव पर आपने रीवर्क किया, इनको भी गुड यूनिट्स में बदल लिया, अब 500 पूरे हो गए। लेकिन ये जो रीवर्क किया ना इस पर इजाफी खर्चा आ गया। मिसाल के तौर पर ये 500 यूनिट्स आपने उसे तैयार करके दे दिए 120 रुपये के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 120 रुपये के हिसाब से 60,000 के आपने उसे तैयार करके दे दिए। कितने के तैयार करके दे दिए? वही कस्टमर पहले वो आया था मई में, अब वो आया जून में, फिर उसने कहा मुझे 500 यूनिट्स तैयार करके दें। ये बात समझें?
अब जब आपने 500 यूनिट्स तैयार किए, अब हुआ ये 480 तो सही बन गए, 20 डिफेक्टिव बन गए। उसने डिफेक्टिव को रीवर्क किया, इन 20 को भी अब सही करके 500 यूनिट पूरे कर दिए। लेकिन अब कस्टमर को जब बिल बनाया ना तो क्या कहा, उसे कहा यार 500 यूनिट मैंने बनाए हैं, अब इस बार मेरे खर्चे कुछ ज़्यादा हो गए हैं, 65,000 लगेगा। वो कहता है रखो भाई अपने पास चीज़ें, मैं तो 60,000 का रेट लेके आया था, 60,000 में पहले बनवा कर लेकर गया था, 60,000 में अब लेके जाऊँगा। आप कहते नहीं जी खराबी हो गई थी, चीज़ें ख़राब हो गई थी, मैंने रीवर्क किया। वो कहता मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, मैं तो भाई पहले भी 60,000 के ले गया था, अभी भी 60,000 के लेके जाऊँ, और मार्केट में आपने दोगे मैं किसी और से ले लूँगा। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं, वो हो सकता है उसे 55 में दे दें, आपने तो पिछली बार भी 5 खराबियाँ बीच में ऐड की थी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जब हम नुकसान जो होता है ना किसी ऑर्डर को कंप्लीट करने का, जब एक ऑर्डर के अंदर शामिल कर देते हैं, उस ऑर्डर की कॉस्ट फिर क्या होती है, हर बार मुख्तलिफ हो जाती है। हर बार वही कस्टमर आपके पास जुलाई में आता है, फिर 500 यूनिट का ऑर्डर देता है, इस बार सिर्फ 1 यूनिट ख़राब होता है। आप कहते हैं नहीं भाई अब 500 यूनिट तुम्हें मिलेंगे 55,000 के। वो कहता है पहले 2 महीने मुझे फ्रॉड लगाते रहे, पहले 2 महीने आपने मुझे पहले 60,000 लिया है, एक दफ़ा आपने मुझे 65 ले लिया है, अब कहते हैं 55 दे दो, तो पहले 2 महीने के भी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार जो इजाफे लिया वो वापस करो। भाई आप कस्टमर को हर बार नया रेट नहीं दे सकते जब तक आपके पास ये जवाब ना हो कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं। आप कस्टमर से हर बार नया रेट नहीं ले सकते, आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी अपनाना होती है। उसका फिर हल क्या है? उसका हल ये है, कहता है जितनी भी पूरे साल में डिफेक्टिव और स्पॉइलेज होती है ना, उसको ऑर्डर में जमा ना करें। जितना इजाफी खर्चा हो ना, चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड या एंटायर प्रोडक्शन, कहता है एक फैक्ट्री का जितना भी रीवर्क का खर्चा हो या डिफेक्टिव का खर्चा हो ना, उसको उस ऑर्डर को मुकम्मल करने वाली उस ऑर्डर की कॉस्ट में शामिल ना करें, बल्कि आप उसे पूरी फैक्ट्री की ओवरहेड में शामिल कर दें। जब आप ओवरऑल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने लगे ना, उसमें शामिल करें। ओवरऑल जब आप फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिखने लगें, उसमें शामिल कर दें। 1 महीने में 500 यूनिट का ऑर्डर आया ना, पूरे साल में कितने का आया है? कहता है किसी महीने डिफेक्टिव और स्पॉइल कम होगा, किसी महीने डिफेक्टिव और स्पॉइल, तो आप क्या करें, इकट्ठा करें, सारी कॉस्ट को इकट्ठा करें, सारे यूनिट्स को इकट्ठा करें, और सारे यूनिट्स पर ये कॉस्ट बराबर तकसीम करें। हर डिफेक्टिव और स्पॉइल को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के साथ ना जोड़ें, वरना ये खराबी होगी। ये खराबी होगी कि जब 5 यूनिट ख़राब हुए तब कॉस्ट कम आई, जब 20 यूनिट ख़राब हुए तब कॉस्ट। तो आप क्या करें, पूरे साल की प्रोडक्शन लें, पूरे साल की डिफेक्टिव और स्पॉइलेज की कॉस्ट लें, पूरे साल की प्रोडक्शन की कॉस्ट और इस रीवर्क की कॉस्ट और स्पॉइलेज की कॉस्ट को जमा करें, और फिर ऐड करके, फिर इसको ऐड करके एक पर यूनिट कॉस्ट निकालें, एक पर यूनिट कॉस्ट निकालें, और वो यूनानिमस हो, यूनिफॉर्म हो। ये बात समझ लें? मतलब हर कस्टमर के लिए अलग कॉस्ट ना निकालें, एक कॉस्ट निकाल लें पूरे साल की पूरी फैक्ट्री की, और वो हर कस्टमर से सेम कीमत लें। जब कस्टमर आए तो आप उसे ये ना कहें भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा, मैं देखूंगा कितना रीवर्क हुआ, कितनी स्पॉइलेज हुई, ये ना कहें। कस्टमर आए उसको इतने पैसे दे के चले जाओ बस। वो जून में आए, वो जुलाई में आए, वो अगस्त में आए, सेम रेट लें उससे, फिर वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। जितने आपके इजाफी खर्चे हो रहे हैं वो पूरी फैक्ट्री की FOH में, ओवरऑल FOH में चार्ज करें। एक हर ऑर्डर को अलग अलग चार्ज ना करें, वरना किसी ऑर्डर में डिफेक्टिव कम होगा, किसी ऑर्डर में डिफेक्टिव और स्पॉइलेज, किसी ऑर्डर की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, किसी की कॉस्ट। तो आप क्या करें, हर ऑर्डर जो डिफेक्टिव और स्पॉइलेज से रखें ही अलग, उसे चार्ज ही किसको करें, FOH। कल हम इसकी एंट्री भी सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एंट्रीज भी सीखेंगे
कि जब जॉब को चार्ज करना है तो क्या एंट्री पास करनी है, जब एंटायर प्रोडक्शन या एफओएच को चार्ज करना है तो क्या एंट्री पास करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफेक्टिव प्रोडक्शन की जनरल एंट्रीज करेंगे इंशाल्लाह।